नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम T20 चैनल में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो भी बच्चे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन सभी के लिए करंट अफेयर की सीरीज़ चल रही है इस चैनल पर। लगभग 70 to 80% करंट अफेयर इस चैनल पर कंप्लीट करा दिया गया है। आप पिछले सभी वीडियो के माध्यम से करंट अफेयर कंप्लीट कर सकते हैं। अभी दृष्टि घटना चक्र की जो हिंदी वर्जन करंट अफेयर है वो कंप्लीट की जा रही है और इसके माध्यम से पूरे वर्ष का करंट अफेयर कंप्लीट कराया जा रहा है। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देखने वाले हैं। या कोई भी एग्ज़ाम हो, आप यूपी पीसीएस प्रीलिम्स देने जा रहे हैं या इसके साथ साथ और भी जो एग्ज़ाम्स हैं जिनमें पूरे वर्ष का करंट अफेयर आता है, आप यहाँ से पढ़ के कंप्लीट कर सकते हैं। और पेपर से पहले इसको पढ़ कर ज़रूर जाएँ, क्योंकि प्रश्न आने की संभावना यहाँ से ज़्यादा बनती है। और करंट अफेयर के प्रश्नों का जो संकलन है वो सबसे ज़्यादा होता है प्रीलिम्स एग्ज़ाम में। यदि आप करंट अफेयर छोड़ते हैं तो काफ़ी बड़ा हिस्सा आप छोड़ कर जाएंगे। बेहतर है कि आप इन प्रश्नों को ज़रूर देख करके जाएं, जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपके पास यह पुस्तक है तो आप मेरे साथ रिवाइज़ कर सकते हैं, नहीं है तो भी वीडियो सिर्फ देख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले करंट अफेयर ज़रूर रिवाइज़ करके जाइए। और ये इन जो कम समय में जो ये दिन बचे हुए हैं इनमें सिर्फ आप रिवीजन पे फोकस कीजिए, क्योंकि जितना ही अच्छा आपका रिवीजन होगा उतना ही बेहतर आप पेपर हल कर पाएंगे। तो आज हम अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण पढ़ेंगे और उसी में एक एक करके करंट अफेयर जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला टॉपिक हमें पढ़ना है, टाइम 100 की जो सूची है, इसमें सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की जो रिपोर्ट है 2023 की वो आ गई है, उसको देख लेते हैं। इससे पहले के करंट अफेयर आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। लगभग करंट अफेयर आपका कंप्लीट करा दिया गया है और आज ये अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले में पढ़ना है जो कि 13 अप्रैल 2023 को टाइम मैगजीन द्वारा प्रकाशित किया गया है। विश्व में जो 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति हैं इनकी वार्षिक सूची आ गई है और यह इसका 20वां संस्करण है। वर्ष 2023 की टाइम 100 सूची में सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों को देखेंगे तो इसमें 6 श्रेणियां हैं, जैसे कि कलाकार, प्रवर्तक, असाधारण व्यक्ति, नेता या फिर कोई आइकन है, मार्गदर्शक है, इन सबको इसमें रखा गया है। तो सबसे पहले जो आर्टिस्ट वाली श्रेणी है, कलाकार श्रेणी में, इसमें मैक्सिकन अमेरिकी अभिनेत्री हैं सलमा हायेक और दूसरी अमेरिकी अभिनेत्री हैं ड्रू बैरीमोर। ये इनके सहित 19 व्यक्ति इसमें शामिल हैं। तो कलाकार श्रेणी में आपने देखा मैक्सिकन अमेरिकी अभिनेत्री हैं सलमा हायेक और अमेरिकी अभिनेत्री हैं ड्रू बैरीमोर, ठीक है, इनको शामिल किया गया है। इनोवेटर्स वाली श्रेणी में अगर देखा जाए प्रवर्तक में, इसमें एक प्रमुख व्यक्ति हैं किलियन एम्बापे, जो कि फ्रेंच फुटबॉलर हैं, और इनके साथ साथ हैं इगा स्विटेक, जो कि पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी हैं। ये इनमें शामिल हुए हैं। नाम देखते चलिए। आपने आई होप पढ़ रखा होगा करंट अफेयर, नहीं भी पढ़ा है तो थोड़ा रिवाइज करते चलिए, वहाँ पे ऑप्शन आएंगे, आप देखकर सॉल्व कर पाएंगे। अगला है असाधारण व्यक्ति में, देखते हैं कौन कौन से प्रमुख व्यक्ति हैं। तो इसमें आप देखेंगे जो कि प्रमुख जो पद्म लक्ष्मी है, भारतीय मूल की अमेरिकी लेखिका हैं और अभिनेत्री, मॉडल और टेलीविज़न होस्ट कर चुकी हैं। तो इनका नाम याद रखिएगा, पद्म लक्ष्मी जी का, ये हैं। दूसरे एलन मस्क हैं, स्पेस एक्स के जो कि संस्थापक हैं, ट्विटर के सीईओ हैं। अगले हैं लियोनेल मेसी, इनको कौन नहीं जानता, अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं और इनको टाइटंस में इस श्रेणी में रखा गया है। इसके बाद पढ़ते हैं नेता के बारे में। नेता श्रेणी में कौन कौन है, कुल 20 व्यक्ति इसमें शामिल हैं और उनके नाम देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उसमें ओलेना जेलेंस्का हैं, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति की पत्नी हैं, और जो बाइडन हैं जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। बोला अहमद तिनुबू हैं, ठीक है, ये नाइजीरिया के अभी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं। जैनेट एलन हैं, अमेरिकी वित्त मंत्री हैं। ये सब लोग इसमें शामिल किए गए हैं। अगला देखते हैं श्रेणी आइकन श्रेणी है और इसमें कुल 15 लोगों को स्थान मिला और इसी में शाहरुख खान जो हैं भारतीय अभिनेता, इनको शामिल किया गया है। नेक्स्ट श्रेणी जो आती है वो मार्गदर्शक की है, पायनियर श्रेणी है और इसमें फिल्म निर्देशक जो हैं भारतीय SS राजमौली, इनको भी शामिल किया गया है। तो ये हमने टाइम्स मैगजीन में देखे जो इम्पोर्टेंट पीपल इसमें हैं, जो श्रेणी है वो भी आप लोगों ने देख ली है। अगला हमें पढ़ना है, फिनलैंड जो है वो नाटो का 31वां सदस्य बन गया है। नाटो मीन्स नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो ये कुछ देशों का समूह है। इसमें जो फिनलैंड है वो 31st मेंबर अब बन गया है।
नाटो एक प्रकार का पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अलायंस है, राजनीतिक और सैन्य संगठन जिसे बोलते हैं। और यूरोप और उत्तरी अमेरिका के इसमें 31 देश शामिल हैं। और इस पर जो हस्ताक्षर हुआ था उत्तरी अटलांटिक ट्रीटी के नाम से 4 अप्रैल 1949 को, और उसके बाद नाटो की आधारशिला रखी गई। और इस संधि का एक और नाम है वाशिंगटन संधि, इसके नाम से भी यह फेमस है। चलिए आगे देखते हैं। अब इस फिनलैंड को, जो कि 31वां सदस्य बना है, 4 अप्रैल 2023 को बनाया गया है। और इससे पहले उत्तरी मैसेडोनिया वर्ष 2020 में 30वां सदस्य बना था नाटो का। और इसका अगर हेडक्वार्टर देखें, ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है इसका मुख्यालय। और अमेरिका को उत्तरी जो अटलांटिक संधि अभी मैंने बताया, इसका अंगीकरण जो संबंधित दस्तावेज है जमा करने के साथ ही फिनलैंड को नाटो की सदस्यता दे दी गई थी। और स्वीडन को भी वाशिंगटन संधि को स्वीकार करने के लिए आमंत्रित किया गया है, और में भी भविष्य में वो भी इसमें शामिल हो जाए। तो 4 भागीदार देश, इसके जो पार्टनर कंट्रीज़ हैं, इन्होंने और भी बोला है कि शामिल हो जाएं, ये भी अपना चाहते हैं सदस्यता इसकी लेना। उनके नाम देख लीजिए कौन कौन से हैं। बोस्निया है, हर्जेगोविना है, जॉर्जिया है, स्वीडन है, और यूक्रेन तो आप देख ही चुके हैं, अभी काफ़ी चर्चा में भी रहा है। तो बोस्निया, हर्जेगोविना, जॉर्जिया, स्वीडन और यूक्रेन ये भी चाहते हैं इसमें शामिल होना। और उत्तरी अटलांटिक संधि के अनुच्छेद 10, जो आर्टिकल 10 है, इसमें दिया गया है नाटो की सदस्यता कैसे उसमें इससे प्रावधान जो हैं कैसे इसकी सदस्यता ली जाती है। तो ये सारे प्रावधान आर्टिकल 10 में दिए गए हैं। तो ये थी जानकारी फिनलैंड, जो कि 31वां मेंबर बन गया है नाटो का। उसके बाद पढ़ना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023। ठीक है, तो वर्ष 2012 में पहली बार आई थी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जिसको बोल रहे हैं। और ये जारी किसके द्वारा की जाती है, तो ये ज़रूर याद रखिए। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र पोषणीय विकास समाधान नेटवर्क, यह एक प्रकार का प्रकाशन है, और गैलप वर्ल्ड पोल इसके लिए डाटा प्रोवाइड कराता है, तो ये याद रखिए। अब इसमें याद क्या क्या करना है, 20 मार्च को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, जिसको बोलते हैं UNSDSN, और द्वारा किसके द्वारा जारी की गई, ये याद रखिए, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 प्रकाशित की गई है। क्योंकि पूछ लेता है कि यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो UNSDSN है। और इसका देखते हैं 11वां संस्करण है जो कि जारी किया गया है। जो इम्पोर्टेंट बातें वो मैं बोलती जा रही हूँ। और इसके कारक देख लीजिए, 6 कारक हैं जिन पर यह सूचकांक जारी किया जाता है। तो पहला है प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद GDP पर कैपिटा, सेकंड है सामाजिक अवलंबन, तीसरा है स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, चौथा है जीवन में विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, पांचवा उदारता है, और छठा भ्रष्टाचार बोध है। देखिए कोई भी सूचकांक है उसमें आपको सबसे पहले ये याद रखना कौन जारी करता है और किन बेसिस पे उनको जारी किया जाता है, कौन सा संस्करण है। उसके बाद जो टॉप रैंक 3 वाले हैं उन कंट्रीज़ को याद कर लीजिए, और इंडिया की रैंकिंग। तो इस रिपोर्ट में देखा जाए तो कुल 137 देश थे जिनको रैंक प्रदान किया गया है। और WHR 2023 में रैंकिंग हेतु 2020 से 2022 तक के 3 वर्ष के गैलप वर्ल्ड पोल का जो डाटा है उसका उपयोग किया गया है। अब देखते हैं आगे। इस रिपोर्ट में 6वीं बार जो फिनलैंड है वो सबसे ज़्यादा प्रसन्न और देशों की सूची में प्रथम स्थान पर है। तो टॉप 3 कंट्रीज़ आप ज़्यादातर याद रखिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो पहला है फिनलैंड, दूसरा है डेनमार्क, और तीसरा आइसलैंड। उसके बाद इजराइल, नीदरलैंड है। तो पहले जो 3 सबसे अधिक प्रसन्न देश हैं वो है फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। आप एक ट्रिक भी बना करके याद कर सकते हैं, FDI। कुछ ना कुछ ट्रिक बना के तो याद करना ही पड़ेगा, पेपर देने जाना है। तो आप इसमें FDI करके याद कर सकते हैं। फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड, इनको क्या मिला है, टॉप 3 रैंकिंग है जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे। अब सबसे कम प्रसन्न देश में देखिए कौन कौन है। अफगानिस्तान है 137 नंबर पर, उससे थोड़ा खुश है लेबनान और सिएरा लियोन, ये हैं। और जिम्बाब्वे, कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य, इनकी भी रैंकिंग देख लीजिए। तो लास्ट में जो है वो अफगानिस्तान, उससे पहले फिर लेबनान है, फिर सिएरा लियोन है। अब हम बात करते हैं भारत का स्कोर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए। भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसका स्कोर कितना है, 4.036। इससे पहले कितना था, 136 था, 3.777 स्कोर था इसका। तो अब क्या हुआ है, 126 पे पहुंच गया। तो पहले रैंकिंग थी 2022 में 136, अब कितनी है, 136 थी, अब 126 है, याद रहेगा। और टॉप 3 FDI। अगला है लद्दाख और मयूरभंज को
जो कि टाइम पत्रिका के 50 महानतम स्थल हैं उस सूची में शामिल कर लिया गया है 2023 में। 16 मार्च 2023 को टाइम पत्रिका ने 50 महानतम स्थलों की सूची जारी की है और इस सूची में भारत के 2 स्थल हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख और दूसरा उड़ीसा का मयूरभंज जिला है। इनको शामिल किया गया है टॉप 50 स्थल में से। विश्व में जो श्रेष्ठ घूमने के स्थल हैं उनमें इनका नाम आया है। सबसे पहले मयूरभंज के बारे में जान लेते हैं। एक ओडिशा का जिला है, मुख्यतः विलक्षण बाग तथा प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क में काले बाघ पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एशियाई हाथी, बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। मयूरभंज का जो छाऊ नृत्य है ये अपनी यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक जो विरासत है उस सूची में शामिल है। और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के बारे में जानते हैं तो यह अल्पाइन भू परिदृश्य तथा तिब्बती बौद्ध संस्कृति के लिए यह प्रसिद्ध है। भारत का पहला डार्क स्काई जो अभ्यारण्य है लद्दाख के चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य के अधिकांश हिस्से में हनले गांव में स्थापित किया गया है। यह काफ़ी इस समय चर्चा में रहा, इसको भी याद कर लीजिए। अब हमें पढ़ना है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। इस सूचकांक को देख लीजिए 2023 इम्पॉर्टेंट है, ये भी 14 मार्च 2023 को आया है और इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इसको जारी किया जाता है और यह इसका 10वां संस्करण है। तो IEP के द्वारा जारी किया जाता है और यह 10वां संस्करण है, पहले तो यही याद रखिए। और इसमें विश्व के 163 देशों को शामिल किया गया है जो कि वैश्विक जनसंख्या का 99.7% है। और यहाँ पर देखते हैं कि आतंकवाद के प्रभाव का अध्ययन और विश्लेषण किया गया और उसी के आधार पर रैंकिंग जारी की गई है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए 2023 के अनुसार जो इसकी रिपोर्ट आई है GTI 2023, उसके अनुसार वर्ष 2022 में आतंकवाद से मरने वालों की जो संख्या है वो 6701 दर्ज की गई है। यह जो आंकड़ा है वर्ष 2021 की तुलना में इसमें गिरावट देखी गई है 9% की। 2022 में आतंकवादी हमलों की संख्या 2021 के 5463 से 28% गिर गए हैं और यह कितना बचा है 3955 हो गया है। जबकि 2021 में देखा जाए तो 2022 में इस्लामिक स्टेट IS लगभग 410 आतंकवादी हमलों के साथ सबसे घातक जो आतंकवादी समूह है ये बना हुआ है। 2021 के अनुसार 2022 में भी ऐसा ही हुआ है। इस्लामिक स्टेट जो है वो 410 आतंकी हमलों के साथ नंबर जो उनका है वो सबसे घातक वाले ग्रुप में आते हैं। और इसके अतिरिक्त देखा जाए तो इस्लामिक स्टेट वर्ष 2022 में कुल 1045 जो मौतें हैं उनके लिए उत्तरदायी रहा है। यहाँ पर देखा जाए भूटान, चीन, कुवैत, ओमान, सिंगापुर समेत कुल 71 देश हैं जिनका स्कोर 0 रहा है और ये आतंकवाद से अप्रभावित श्रेणी में रखे गए हैं। कौन कौन है? भूटान है, चीन है, कुवैत है, ओमान है, सिंगापुर है। ठीक है, इनको याद रखिए। अब यहाँ पे देखा जा रहा है कि सर्वाधिक प्रभावित जो शीर्ष 5 देश हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला अफगानिस्तान, दूसरा है बुर्किना फासो, तीसरा है सोमालिया, उसके बाद माली, सीरिया है। टॉप 3 याद रखिए, उससे काम बन जाएगा। तो यहाँ पर इसको याद करने के लिए देखिए यहाँ पर ट्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आतंकवाद में अफगानिस्तान आपको ऐसे भी याद रहेगा। अफगानिस्तान, बुर्किना फासो और उसके बाद है सोमालिया। स्कोर देख लीजिएगा, यहाँ पर मेंशन किया गया है। और ब्रिक्स अगर देशों में स्थान पूछा जाए तो ब्राज़ील का देख लेते हैं 85th रैंक आई है, रूस की है 45, भारत की 13वीं है, चीन का देखिए 93rd है, दक्षिण अफ्रीका का 79 है, भारत का याद रखिए 13th है। अब यहाँ पर देखते हैं भारत का जो स्थान है, अगर इसमें देखा जाए इस रिपोर्ट के अनुसार तो स्कोर है 7.7175 और इसका स्थान कितना है? 13वां है। तो याद रखिएगा GTI 2023 में भारत का स्थान 13वां याद रहेगा। इससे पहले हमने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पढ़ी है, उसका स्थान 126वां, पिछला क्या था 136। अभी इसमें देखें कि कौन सा स्थान है? 13वां। एक एक करके रिवाइज करते चलिए, बाद में याद करने का कुछ मत रखिए, टाइम लगेगा। तो अभी का अभी साथ में रिवाइज करके ख़त्म कीजिए। अब यह सिप्री की जो रिपोर्ट आती है अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां जो हैं 2022 की, उसकी जो रिपोर्ट आती है वो आ गई है। तो 13 मार्च 2023 को स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च सिप्री द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है, तो इसकी रिपोर्ट जारी की गई 2018 से 22 में जो प्रमुख शस्त्रों के अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण हुए उनमें जो देखा जाए तो 2013 से 17 में कुछ गिरावट आई है। वो कितने की है? 5.1% की गिरावट देखी गई है।
यहाँ पर याद क्या रखना है, 2018 से 22 का ये लिया गया है डेटा। और इस अवधि में विश्व के 5 सबसे बड़े जो हथियार निर्यातक देश हैं उनको देखिए, यूएसए, रूस, फ्रांस, चीन, जर्मनी। नाम याद रखिए, 5 सबसे बड़े हथियार निर्यातक देश, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और जर्मनी, याद रहेगा। संयुक्त रूप से पांचों देश वर्ष 2018-22 में प्रमुख शस्त्रों के कुल निर्यात का 76% ये निर्यात करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद रूस, फिर फ्रांस है, चीन है और उसके बाद जर्मनी है। 2018-22 में 18 से 22 में विश्व में शस्त्रों के सबसे बड़े निर्यातक अमेरिका का शस्त्र निर्यात सकल विश्व का 40% है, जो कि वर्ष 2013-17 से कितना अधिक हो गया है, 13 से 17 में देखें तो 14% अधिक हो गया है। 2018 से 22 की अवधि में विश्व के 5 सबसे बड़े शस्त्र आयातक अब देख लेते हैं। निर्यातक हमने देखा, उसमें सबसे बड़ा आयातक भारत, फिर सऊदी अरब, कतर, ऑस्ट्रेलिया, चीन। इसीलिए इसको याद करना इंपॉर्टेंट है कि सबसे बड़े आयातक कौन हो गए। उसमें भारत आता है, दूसरे नंबर पे सऊदी अरब, तीसरे नंबर पर कतर है, चौथा ऑस्ट्रेलिया है और फिर चीन है। अभी चीन को हमने निर्यातक में भी देखा था। निर्यातक में कौन सा नंबर है, देखिए यहाँ पर ये चौथे नंबर में है, ठीक है। आयातक में देखिए कौन से नंबर पर है, ये 5वें नंबर पर। ऐसे ही संयुक्त रूप से पांचों देश प्रमुख शस्त्रों के कुल आयात लगभग 36% यही मिलकर के आयात करते हैं। भारत विश्व में शस्त्रों का सबसे बड़ा आयातक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यद्यपि 2013 से 17 के मुकाबले जो 2018 से 22 में भारत का जो आयात है उसमें 11% की कमी दर्ज की गई है, ये याद रखिए। और रूस जो है ये सबसे ज़्यादा भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश है। 2018 से 22 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल शस्त्र आयात में रूस की हिस्सेदारी 45% की है। 2018 से 22 के दौरान भारत को हथियार आपूर्ति करने वाले देशों में फ्रांस दूसरे नंबर पर है और अमेरिका तीसरे नंबर पर। पहले नंबर पर रूस 45% करता है। 2017 से 21 के मध्य भारत जहां शीर्ष 25 शस्त्र निर्यातकों में शामिल था, वहीं इस सूची से अब 2018 से 22 में बाहर हो चुका है। रूस, फ्रांस और इजराइल द्वारा किए गए शस्त्र निर्यात के मुख्य प्राप्तकर्ताओं में भारत शीर्ष स्थान पे है। कौन कौन, रूस, फ्रांस और इजराइल की, ठीक है, याद रहेगा। अब हमें इसके बाद पढ़ना है ऑस्कर पुरस्कार के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 95वां ऑस्कर पुरस्कार है 2023 का, ठीक है। इसको अकेडमी अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर वैश्विक फिल्म उद्योग से जुड़े जो कलाकार हैं, टेक्नीशियन हैं, इनको सर्वोत्कृष्ट फिल्म पुरस्कार के लिए अवार्ड दिया जाता है। और प्रथम पुरस्कार का जो वितरण किया गया था वो 16 मई 1929 को किया गया था, ठीक है। इसके बारे में कुछ जानकारी दी गई है, वो आप देख लीजिए। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। अमेरिकी फिल्म निर्माता हैं जेनेट यांग। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज की वर्तमान यहाँ पर अध्यक्ष हैं, ये याद रखिए। अकादमी का जो मुख्यालय है वो बेवरली हिल्स कैलिफोर्निया में है। अब यहाँ पर जो याद करना है वो देखिए, 12 मार्च 2023 को डॉल्बी थिएटर लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में 95वां अकेडमी जो पुरस्कार हैं या ऑस्कर पुरस्कार है, इनके विजेताओं की घोषणा की गई है। और 2022 में जो प्रदर्शित फिल्में हैं इनके लिए पुरस्कार दिया गया था। और इसमें देखेंगे सर्वाधिक जो 11 नामांकन हैं वो किस फिल्म को मिले हैं, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। किसको मिले हैं, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, इसको 11 नामांकन प्राप्त हुए हैं। डेनियल क्वान और डेनियल स्किनर्ट, इनके द्वारा जो निर्देशित यह फिल्म है, इन्होंने सर्वाधिक 7 ऑस्कर पुरस्कार अपने नाम किए हैं। मल्टीवर्स, कई ब्रह्मांडों का एक काल्पनिक समूह, इस पर आधारित अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म में ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है। इस फिल्म के लिए डेनियल क्वान और डेनियल स्किनर्ट, इन्होंने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। मलेशियाई अभिनेत्री हैं मिशेल यो, इनको एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए क्या मिला है, इनको शानदार अभिनय हेतु सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर अवार्ड मिला है। किसको मिला है, मिशेल यो को। किस फिल्म के लिए, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को। ये पहली एशियाई महिला हैं जिनको यह ऑस्कर पुरस्कार मिला है। अमेरिकी साइकोलॉजिकल ड्रामा जो है द वेल, इसके निर्देशक डैरेन एरोनोफ्स्की हैं। इनके अभिनय हेतु ब्रेंडन फ्रेजर, इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है। ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, जर्मनी की सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म को भी पुरस्कार दिया गया है। तो नाम देखते चलिए इनके साथ किसको क्या मिला, ये भी याद रखिए। अब देखते हैं सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री
कौन है वो? जेमी ली कर्टिस हैं, फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। और सहायक अभिनेता भी इसी मूवी के हैं, के हुई क्वान उनका नाम है। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म देखी जाए तो उसका नाम है नेवनली, और उसके जो निर्देशक हैं वो डैनियल रोहर हैं। सर्वश्रेष्ठ संगीत देखा जाए ओरिजिनल स्कोर में ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट ये है। सर्वश्रेष्ठ विजुअल इफेक्ट में देखा जाए तो अवतार द वर्ड ऑफ वाटर है, सॉरी, अवतार द वे ऑफ वाटर, इसको जेम्स कैमरून ने निर्देशित किया है। भारत के लिए वो ऐतिहासिक क्षण रहा जब कार्तिकी गोंसाल्विस द्वारा निर्देशित द एलिफेंट विस्परर्स, इसको सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। तमिल भाषा की इस फिल्म की निर्देशक कार्तिकी गोंसाल्विस और निर्माता गुनीत मोंगा ने स्टेज पर जाकर के इसका पुरस्कार ग्रहण किया था। यह इतिहास में पहला अवसर था कि किसी भारतीय प्रोडक्शन कंपनी द्वारा निर्मित किसी फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार मिला हो। और यह जो द एलिफेंट विस्परर्स की कहानी है, ये एक आदिवासी जोड़े की है, बोमन और बेली इनके बारे में है, जो कि मुदुमुलाई टाइगर रिजर्व में रहने वाले हाथी के एक अनाथ बच्चे जो रघु को गोद लेते हैं और उसे पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उसी पे एक स्टोरी है। और भारत के लिए ऑस्कर पुरस्कार में पुनः ऐतिहासिक क्षण आया जब एस राजमौली द्वारा निर्देशित उनकी तेलुगु फिल्म जो है RRR, इसके गीत नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ संगीत में ओरिजिनल सॉन्ग श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार दिया गया। नाटू नाटू गीत के जो संगीतकार हैं वो MM कीरावानी है और गीतकार चंद्र बोस हैं। इन्होंने जाकर के पुरस्कार ग्रहण किया था स्टेज पर। और इस गीत के जो गायक हैं वो राहुल सिप्लीगंज और काल भैरव हैं। नाटू नाटू को किसी भी भारतीय फिल्म में सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत का ऑस्कर जीतने वाला पहला गीत है। और यह तेलुगु भाषा का गीत, अभिनेता इसके जो हैं वो रामचरण और जूनियर NTR हैं। उल्लेखनीय है कि 80वें जो कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023 में हुए, इसमें बेस्ट सॉन्ग मोशन पिक्चर श्रेणी में भी नाटू नाटू को विजेता घोषित किया गया था। भारतीय फिल्म निर्माता शौनक सेन द्वारा निर्देशित डॉक्यूमेंट्री ऑल दैट ब्रीथ्स, इस डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म श्रेणी में या शॉर्ट लिस्टेड अंतिम जो 5 फिल्में हैं उसमें शामिल रही, लेकिन पुरस्कार नहीं जीत पाई थी। अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में प्रतिस्पर्धा हेतु पैन नलिन द्वारा जो निर्देशित गुजराती भाषा की फिल्म है छेल्लो सो, या भी इसकी भी भारत की आधिकारिक प्रविष्टि रही थी इसमें। और छेल्लो सो ऑस्कर पुरस्कार हेतु शॉर्ट लिस्ट की गई 15 फिल्मों में चयनित भी हुई, लेकिन अंतिम 5 में यह स्थान नहीं बना पाई थी। 95वें ऑस्कर पुरस्कार में प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ऑस्कर प्रस्तुतकर्ता उद्घोषकों में शामिल रही थी। और 1980 में जो प्रेजेंटेटर रही थी उसमें पहुंचने वाली जो पहली भारतीय अभिनेत्री थी वो परसिस खम्बाटा थी। उसके बाद 2016 में प्रियंका चोपड़ा को यह अवसर मिला था, जो कि दूसरी भारतीय थी, और इस बार दीपिका पादुकोण को ऐसा मौका मिला। अब पढ़ते हैं लेगाटम समृद्धि सूचकांक के बारे में। विश्व के विभिन्न देशों में समृद्धि के स्तरों की तुलना हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है लेगाटम इंस्टीट्यूट। इसके द्वारा हर साल ये लेगाटम प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स जारी किया जाता है, और यह लंदन में स्थित लेगाटम कंपनी समूह के अंतर्गत एक स्वतंत्र संगठन है जो वैश्विक समृद्धि और मानव स्वतंत्रता के विस्तार को बढ़ावा देता है। और इसकी रिपोर्ट 2023 की जो है वो 27 फरवरी 2023 को जारी की गई, 16वां संस्करण था। और इसमें 167 देशों को रैंक प्रदान की गई है 8 क्षेत्रों में। 167 देश विश्व की जो 99.4% आबादी वाले उनको समाहित किया गया है। और समृद्धि सूचकांक देखिए 3 कार्यक्षेत्र, 3 डोमेन्स लिए गए हैं, 12 पिलर लिए गए हैं, 67 एलिमेंट्स हैं और 300 संकेतकों पर आधारित यह सूची तैयार की गई है। अब ये प्रॉस्पेरिटी समृद्धि के जो 12 स्तंभ हैं उनको देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला है रक्षा एवं सुरक्षा, दूसरा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, तीसरा प्रशासन है, चौथा सामाजिक पूंजी है, 5वां निवेश परिवेश है, 6ठा उद्यम स्थिति है, 7वां अवसंरचना और बाजार में पहुंच है। अगला है आर्थिक गुणवत्ता, रहन सहन की स्थिति, स्वास्थ्य और शिक्षा, प्राकृतिक पर्यावरण। इन 12 स्तंभों पर क्या होगा, ये रैंकिंग तैयार की गई है। अब इसमें देखते हैं इस रैंकिंग में कौन कौन से टॉप 3 रहे हैं कंट्री। तो लेगाटम समृद्धि सूचकांक में देखते हैं 2023 में डेनमार्क शीर्ष पर है, शीर्ष देश है, और जो लास्ट में आया है वो दक्षिण सूडान है, 167 रैंक। टॉप 3 में डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे याद रहेगा। उसके बाद फिनलैंड, स्विट्जरलैंड है। तो यहाँ पर लेगाटम में अगर याद रखेंगे तो DSN है।
डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे। अब बात करते हैं इसमें भारत के स्थान को, तो भारत को 103वां स्थान मिला है, ये याद रखिए, और 2022 में इसका 100वां स्थान था, तो अब क्या हो गया 103। वर्ष 2023 में जो पश्चिमी यूरोप विश्व का सर्वाधिक प्रॉस्पेरस क्षेत्र रहा है, तो याद रखिए पहले 2022 में 100वां स्थान था और इस बार 103 हो गया है। ये भारत के बारे में। चलिए अब आगे पढ़ना है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। सर्वप्रथम 1995 में प्रकाशित की गई थी और वार्षिक रिपोर्ट है, और इसका जो प्रकाशन है वो वॉशिंगटन डीसी स्थित जो थिंक टैंक है द हेरिटेज फाउंडेशन उसके द्वारा किया जाता है, ये याद रखिए किसके द्वारा। और इसके तहत विश्व के देशों की आर्थिक स्वतंत्रता का मापन किया जाता है 4 नीतिगत क्षेत्रों में और 12 मात्रात्मक और गुणात्मक घटक इसमें हैं, जिनका विवरण देख लीजिए। विधि नियम इसमें देखा जाता है, जैसे संपत्ति का अधिकार हो गया, सरकारी सत्यनिष्ठा हो गई, न्यायिक प्रभावशीलता है, दूसरा सरकार का आकार कैसा है, नियामक दक्षता कैसी है, यहाँ पर सरकार के आकार में सरकारी खर्च देखते हैं, कर का बोझ देखते हैं, राजकोषीय स्थिति देखते हैं, रेगुलेटरी इफिशियंसी में व्यावसायिक स्वतंत्रता कैसी है, श्रम स्वतंत्रता कैसी है, मौद्रिक स्वतंत्रता कैसी है, ओपन मार्केट चेक किए जाते हैं, व्यापार स्वतंत्रता, निवेश स्वतंत्रता और वित्तीय स्वतंत्रता। इनके आधार पर आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया जाता है, और अभी यह 27 फरवरी 2023 को जारी किया गया है और यह 29वां संस्करण है। इसमें 184 स्वायत्त देशों की आर्थिक नीतियों की तुलनात्मक अध्ययन किया गया, उसके आधार पर रिपोर्ट जारी की गई है। 4 देश देखते हैं, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड और ताइवान। इनको अत्यधिक उच्च आर्थिक स्वतंत्रता स्कोर प्रदान किया गया है और ये आर्थिक रूप से स्वतंत्र की श्रेणी में वर्गीकृत किए गए हैं। नाम देख लीजिए, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड और ताइवान, ये 4 देश हैं और इनको अंक प्राप्त हुए 80 से अधिक उच्च आर्थिक स्वतंत्रता का स्कोर इनको दिया गया है, तो ये आर्थिक रूप से स्वतंत्र वाली कैटेगरी में आ गए हैं। 50 से जो 59.9 के मध्य जो स्कोर प्राप्त करने वाली ये 65 अर्थव्यवस्थाओं में मोस्टली अनफ्री की श्रेणी में इनको रखा गया है, और इस श्रेणी में कौन कौन सी हैं, भारत, ब्राज़ील और रूस, ये इस श्रेणी में शामिल हुए हैं। और सिंगापुर को विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है। भारत का स्कोर देखते हैं 52.9 के आधार पर ये 131 प्लेस पे है, ठीक है, तो याद रहेगा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्कोर 52.9 और इसके साथ ही मोस्टली अनफ्री में आता है, 131वां स्थान है। इसमें जो टॉप की कंट्रीज़ हैं, इसमें पहला सिंगापुर का नाम याद रखिए, 2 ऐसे हैं, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड और ताइवान, याद रहेगा। आगे चलिए पढ़ते हैं, भारत द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट इसमें शामिल हो गया है। मिशन याद रखिए, एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट, एम फॉर क्लाइमेट, M4C करके ये शामिल किया गया, इसका नाम है। और यह संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात इनकी संयुक्त पहल है, ये याद रखिए। इसकी पहल की जो शुरुआत की गई वो ग्लासगो यूके में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो COP26 हुआ था 2021 में, वहाँ से की गई है। यहाँ पे जो याद रखने वाली बात है ये कि 22 फरवरी 2023 को भारत एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर करके M4C में शामिल हुआ। भारत जो कि अबू धाबी में आयोजित I2U2 समूह के पहले बिजनेस फोरम के दौरान M4C में शामिल हुआ है। इसमें 47 सदस्य हैं और वर्तमान में जो यह पहल है M4C यह 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश सफलतापूर्वक प्राप्त कर चुकी है। और 8 से 10 मई 2023 के मध्य M फॉर क्लाइमेट चेंज इस समिट का आयोजन अमेरिका द्वारा मेजबानी द्वारा किया जाएगा, अमेरिका में वॉशिंगटन DC में, ये याद रखिएगा। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूचकांक आया अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, इसको याद रखिए 2023 का। इसको जो है ये अमेरिकी वाणिज्यिक जो संगठन है US चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इसके संबद्ध एक ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर है GIPC, इसने सबसे पहले 2012 में जारी किया था, उसके बाद से जारी की जा रही है। 50 विभिन्न जो इसके संकेतक हैं वो लिए गए हैं, 55 देश हैं ये इसमें शामिल किए गए हैं। ये 55 देश ऐसे हैं जो GDP का ज़्यादा हिस्सा इनका आता है। तो यह फरवरी 2023 को US चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा वैश्विक नवाचार नीति केंद्र GIPC द्वारा जारी की गई है, वार्षिक रूप से जारी की जाती है और यह इसका 11वां संस्करण है, ये याद रखिएगा। 55 अर्थव्यवस्थाएं शामिल की गई जिनका GDP में 90% से ज़्यादा योगदान है। उसमें अगर आप देखते हैं कि टॉप 3 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, तो याद रखिए USA है, फिर UK है, फिर फ्रांस है।
टॉप 3 कंट्रीज़ कौन सी हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस रहेगा। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है इसमें? अंतिम 3 देशों में देखिए 55 नंबर पर वेनेजुएला है, उससे पहले रूस है, फिर 53 नंबर पर अल्जीरिया है। नाम याद रखिए, वेनेजुएला, रूस, फिर अल्जीरिया है अंतिम 3 देशों में। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में 55 देशों की सूची में भारत का स्थान 42वां है। स्कोर देखिए 38.64 है। स्थान भारत का 42वां, स्कोर 38.64। टॉप 3 कंट्रीज़ USA, फिर उसके बाद है UK, फिर उसके बाद फ्रांस है। और क्षेत्रीय दृष्टि से देखा जाए तो एशिया में 15 देशों की सूची में 12वां स्थान रहा है भारत का। उस तरह से देखा जाए, अगर सारी कंट्रीज़ को इंक्लूड किया जाए तब 42वां स्थान है। और इस सूचकांक में भारत को निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में शामिल किया गया, लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमिक्स। इसके बाद पढ़ना है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 का। 1995 से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जिसका सचिवालय बर्लिन जर्मनी में है, इसमें हर साल भ्रष्टाचार बोध सूचकांक CPI जारी किया जाता है। और इस सूचकांक के तहत विश्व के देशों एवं क्षेत्रों में जहां पर भी भ्रष्टाचार व्याप्त है उसके आधार पर रैंकिंग दी जाती है। और 2022 में 13 सर्वेक्षणों एवं विशेषज्ञों के मूल्यांकन के आधार पर 180 देश और उसके क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया है। इसमें 0 से 100 तक अंक दिए जाते हैं। 0 का अर्थ है हाईली करप्ट और सर्वाधिक ईमानदार, 0 वाला वेरी क्लीन होगा। यहाँ पर अब अगली बात जो याद करनी वो देखिए, 31 जनवरी 2023 को यह जारी की गई, किसके द्वारा? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा। 2022 की है यह रिपोर्ट। और इसका जो ये है 28वां संस्करण है, 28वीं रिपोर्ट है इसका। और सूचकांक में जो डेनमार्क है वो शीर्ष स्थान पर है और सोमालिया सबसे निचले स्थान पर है। तो याद रहेगा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का द्वारा जो बोध सूचकांक, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है 2022, उसमें डेनमार्क 90 स्कोर पाया है और शीर्ष स्थान पर है। 100 किसी को नहीं मिला, डेनमार्क को मिला है 90 और पहले स्थान पर। सोमालिया 12वां स्कोर पा करके 12 स्कोर पाया है और सबसे निचले स्थान पर आ गया है। अब इसमें हम देखते हैं जो टॉप 3 कंट्रीज़ हैं, टॉप 3 कंट्रीज़ हैं जिनमें भ्रष्टाचार सबसे कम है, उनको देखते हैं। तो उनकी रैंक के हिसाब से पहला डेनमार्क, फिनलैंड, फिर न्यूजीलैंड। ठीक है, डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड है जो सबसे कम भ्रष्टाचार हैं इनमें। और इनका स्कोर 90, फिर 87 है। दोनों को सेम रैंकिंग दी गई, फिनलैंड और, क्योंकि स्कोर सेम है फिनलैंड और न्यूजीलैंड को। तो याद रखिए डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड। अब भारत का देखते हैं। तो इसमें भारत को 40 अंक मिले हैं, 85th प्लेस पे है। इससे पहले 2021 में भी 85th रैंक थी, 40 अंक थे। 2022 में कोई भी सुधार नहीं हुआ है। टॉप 3 जो हैं जो काफ़ी भ्रष्टाचार है उनको देखिए, उसमें सोमालिया, सीरिया और दक्षिण सूडान है। सोमालिया, सीरिया और दक्षिण सूडान है। और 2021 में तो सेम ही रैंक थी भारत की। ब्रिक्स में देखते हैं, ब्रिक्स देशों की रैंकिंग में भारत के अतिरिक्त दक्षिण अफ्रीका जो है 72वें स्थान पर, ब्राज़ील 94 है उसका, रूस का 137 है और चीन का 65th प्लेस है। अब हमें पढ़ना है, भारत वासेनार व्यवस्था का अध्यक्ष बन गया है। यह एक प्रकार की बहुपक्षीय स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है। यहाँ पर पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाली जो वस्तुएं हैं उनके तकनीकों के हस्तांतरण की निगरानी करता है यह। और वासेनार जो है यह द हेग, नीदरलैंड में स्थित एक सबर्ब है, मीन्स उपनगर है। और जहाँ यह समझौता 1995 में हस्ताक्षरित हुआ था। और इसकी जो शुरुआत की गई थी इस व्यवस्था की 1996 में की गई थी। इसका सचिवालय ऑस्ट्रिया के वियना में स्थित है। इस व्यवस्था में 42 सदस्य हैं। 2017 में भारत इसका सदस्य बना था। और संयुक्त राष्ट्र के 4 स्थायी सदस्य हैं, रूस, अमेरिका, फ्रांस, UK। और इस व्यवस्था के सदस्य हैं वो भी, और चीन इसका सदस्य नहीं है, ये याद रखिएगा। याद रखने योग्य बातें देख लीजिए। 1 जनवरी 2023 को भारत ने आधिकारिक तौर पर इसके पूर्ण सत्र की जो अध्यक्षता ग्रहण कर ली है। 30 नवंबर से 1 दिसंबर 2022 के मध्य वियना में वासेनार व्यवस्था की 26वीं वार्षिक पूर्व बैठक का आयोजन किया गया था। और इस बैठक में वासेनार व्यवस्था की अध्यक्षता भारत को सौंपी गई थी। और अध्यक्ष के रूप में भारत का कार्यकाल 1 वर्ष का होगा, जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक। भारत ने आयरलैंड से वासेनार व्यवस्था की पूर्ण सत्र की अध्यक्षता ग्रहण की है। और यह पहला अवसर है जब भारत किसी बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था का अध्यक्ष बना है। इसके साथ ही कुछ और भी बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाएं, जैसे जांगर समिति, इसे NPT निर्यातक समिति के नाम से भी जाना जाता है। 39 सदस्य हैं और भारत इसका सदस्य
नहीं है, याद रखिएगा। अगली है NSG, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। यह परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों का समूह है और इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। 48 सदस्य हैं इसमें। ऑस्ट्रेलियन समूह देखिए, यह विश्व के देशों का अनौपचारिक मंच है। 1995 में इसकी स्थापना, और इसका 2018 में भारत भी सदस्य बन गया था, और सदस्यों की कुल संख्या 43 है। अगली है मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था MTCR, और इसकी स्थापना 1987 में हुई। 2016 में भारत इसका सदस्य बना है, और टोटल 35 इसमें सदस्य शामिल हैं। अब हमें पढ़ना है मानव स्वतंत्रता सूचकांक। इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, 2022 की है रिपोर्ट। और यह रिपोर्ट जो मानव स्वतंत्रता सूचकांक है, या वैयक्तिक जो कि पर्सनल, नागरिक और आर्थिक स्वतंत्रता के आधार पर विश्व में मानव स्वतंत्रता की स्थिति को प्रस्तुत करता है। अब इसमें याद क्या रखना है, जनवरी 2023 में जो वॉशिंगटन DC है, इसके कैटो इंस्टीट्यूट और कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट, इनके द्वारा संयुक्त रूप से HFI 2022 जारी की गई है, और यह 8वां वार्षिक संस्करण है। कब आया है? जनवरी 2023 में। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो 2020 के उपलब्ध आंकड़े हैं, इनके आधार पर 165 देशों की शामिल की गई है। इनकी जनसंख्या लगभग कितनी, 98.1%। इनके आधार पर रैंकिंग दी गई। टॉप 3 देश देखिए, उनमें है स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क और एस्टोनिया। नाम याद रखिए, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड और एस्टोनिया। माफ़ कीजिएगा, शायद मैंने यहाँ पे गलत बोल दिया। स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड और एस्टोनिया यहाँ पर होंगे टॉप 3 देश में, ठीक है, याद रहेगा। तो अगला देखते हैं। एशियाई देशों में अगर 10 टॉप देश देखे जाएं तो उसमें सिंगापुर है, तिमोर लेस्ते है, मलेशिया है, नेपाल है, इंडोनेशिया है, भूटान है, फिलीपींस है, थाईलैंड है, श्रीलंका, और भारत 10वें स्थान पर है। 112वीं उसकी रैंक आई है जो वर्ल्ड की है। तो 112वीं रैंक पे है। अगर एशियाई में देखा जाए, एशियाई देशों में, तो 10 है, याद रखिएगा, HFI 2022। अब देखिए, ईरान को कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, जो कि CSW है, इससे बाहर कर दिया गया है ईरान को। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1946 में। यह संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद जो है ECOSOC का कार्यात्मक आयोग है, और इसमें 45 सदस्य राष्ट्र इसमें सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। 45 सदस्य राष्ट्रों में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि इस आयोग में शामिल होता है, और जिसका चुनाव किया जाता है आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा समान भौगोलिक वितरण द्वारा। सदस्यों का चुनाव 4 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है, और भारत भी इसका सदस्य है, जिसका कार्यकाल 2025 तक है, याद रखिएगा। अब 14 दिसंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ECOSOC ने ईरान को शेष कार्यकाल के लिए महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग से बाहर करने का प्रस्ताव किया है, और इसमें जो ईरान का कार्यकाल 2026 तक था, 2022 से 26 तक, शेष कार्यकाल के लिए तत्काल प्रभाव से इसे आयोग से बाहर किया गया है। और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के पक्ष में 29 देशों ने मतदान भी किया था। प्रस्ताव के पक्ष में 8 देश थे। देखिए, बोलीविया, चीन, कजाकिस्तान, निकारागुआ, नाइजीरिया, ओमान, रूस, जिम्बाब्वे, इन्होंने मतदान किया था, और जबकि भारत सहित 16 देशों ने इसमें मतदान किया ही नहीं था। किन्होंने किया है? बोलीविया, चीन, कजाकिस्तान, निकारागुआ, नाइजीरिया, ओमान, रूस और जिम्बाब्वे। आगे देखते हैं। सितंबर 2022 में देखिए ये किया क्यों गया है। 22 वर्षीय ईरानी महिला हैं महसा अमीनी, इनको मोरालिटी पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया था, और उन पर जो सरकारी मानकों के अनुरूप हिजाब न पहनने पर आरोप लगाया गया था। उन्हें पीटा गया, और उसके फलस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई थी। इस घटना के फलस्वरूप ईरान में व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। प्रदर्शन को दबाने के लिए ईरान की पुलिस ने यह कार्रवाई की थी। इसी के परिणाम स्वरूप इसको CSW से बाहर करने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है, याद रहेगा। आगे है विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2022 की। 2013 में रैंकिंग जारी की गई थी, किसके द्वारा? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट IMD के द्वारा। और इस रैंकिंग के तहत किसी भी देश के अपनी घरेलू प्रतिभाओं के कौशल योग्यता को विकसित करने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है, और इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभाओं को आकर्षित करने के साथ साथ स्थानीय प्रतिभाओं को देश में रोक कर रखने की क्षमता का भी आकलन किया जाता है। देखिए, 8 दिसंबर 2022 को IMD की जो वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस सेंटर द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है, और यह 9वां संस्करण है इसका। WTR 2022 में प्रति व्यक्ति मध्यम और ऊंचाई वाली 63 अर्थव्यवस्थाओं को इसमें शामिल किया गया। टॉप 3 कंट्री देखिए कौन कौन है। स्विट्जरलैंड, स्वीडन, आइसलैंड। स्विट्जरलैंड को 100 मिला है, फिर 88.65 के साथ स्वीडन और आइसलैंड, तीनों याद रखिए, स्विट्जरलैंड, स्वीडन
और आइसलैंड WTR 2022 में आए हैं। और लगातार 6वें वर्ष प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए स्विट्ज़रलैंड फर्स्ट नंबर पर रहा है। और इस सूचकांक में अगर भारत को देखें तो 63 देशों में इसका 52वां स्थान है। 42.76 है इसकी जो स्कोर है। एशिया प्रशांत क्षेत्रों में देशों की रैंकिंग में सिंगापुर का जो स्कोर है वह 77.4 थी और भारत का 12वां स्थान है। देखते हैं भारत की रैंकिंग 2018 में 53 थी, 19 में 59 हुई, 2020 में 62 हुई, 2021 में 56 थी और अभी 2022 में 52 है। ठीक है, अब याद रखना है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, ये जो टाइम मैगजीन है 10 सितंबर 2022 को अमेरिका की जो फेमस जो ये पत्रिका है टाइम, इसके द्वारा टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की घोषणा की गई है। और जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की, इनको यूक्रेन की भावना को वर्ष तथा यूक्रेन की जो भावना है इसको वर्ष 2022 की टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। वोलोदिमीर जो जेलेंस्की हैं इन्होंने मई 2019 में यूक्रेन के 6ठे राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया था और राष्ट्रपति बनने से पूर्व हास्य अभिनेता और पटकथा लेखक के रूप में सक्रिय भी थे। यूक्रेन और रूस के आक्रमण के दौरान उन्होंने विश्व भर में युद्ध काल के नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की है और मार्च 2022 में उनके साहस और वीरता के लिए उन्हें चेक गणराज्य के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट लॉयन इससे सम्मानित करने की घोषणा की गई थी। और जुलाई 2022 में पोलैंड के जीवाश्म विज्ञानियों के एक समूह ने 150 मिलियन वर्ष पुराने फेदर स्टार के जीवाश्म का नामकरण इन्हीं के नाम पर किया है, इसकी घोषणा की है। और फेदर स्टार समुद्री जीवों की एक विलुप्त प्रजाति है जिसका नाम इनके नाम पर रखा गया है। और फाइनेंशियल टाइम्स में भी जो वोलोदिमीर जेलेंस्की हैं इनको पर्सन ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया था। अब इनके बारे में जान लेते हैं। यानी जो विजेता हैं, हीरोज़ ऑफ द ईयर द वुमेन ऑफ ईरान है, एंटरटेनर ऑफ द ईयर ब्लैक पिंक दक्षिण कोरियाई पॉप है K-पॉप बैंड, एथलीट ऑफ द ईयर में एरोज जज हैं जो कि अमेरिकी बेसबॉल खिलाड़ी हैं, आइकॉन ऑफ द ईयर में मिशेल यो हैं, मलेशियाई अभिनेत्री हैं ये, इनोवेटर्स ऑफ द ईयर ग्रेगटी रॉबिन्सन, जेम्स वेब अंतरिक्ष दूरबीन का निर्माण करने वाली नासा की टीम है, ब्रेक थ्रू आर्टिस्ट ऑफ द ईयर में मिकी गायटन है, अमेरिका की गायिका। अब पढ़ना है फोर्ब्स जो कि विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की है फोर्ब्स ने, और यह 2022 का है और 19वां संस्करण है, वार्षिक संस्करण इसका। इसमें 100 सर्वाधिक महिलाओं की सूची में देखते हैं। सूची में यूरोपीय आयोग की जो अध्यक्ष हैं उर्सुला वान डेर लेयन, ये जर्मनी की शीर्ष स्थान पर हैं, जबकि यूरोपीय सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्डे दूसरे स्थान पर हैं और यूएसए की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस तीसरे स्थान पर। तो पहले स्थान पर जर्मनी की हैं उर्सुला वान डेर लेयन और यूरोपीय सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष हैं क्रिस्टीन लेगार्डे दूसरे स्थान पर, और यूएस की जो उपराष्ट्रपति कमला हैरिस तीसरे स्थान पर। अब इस सूची में यूएसए की जो टेलर स्विफ्ट हैं ये सबसे युवा 33 वर्षीय शक्तिशाली महिला हैं, और यूएसए की ही नैन्सी पेलोसी सबसे उम्रदराज 82 ईयर्स की शक्तिशाली महिला हैं। वर्ष 2022 में विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, इनको पहली बार शामिल किया गया है और इन्हें समग्र रूप से 7वां स्थान मिला है। अब हम पढ़ते हैं सूची में प्रमुख कुछ महिलाएं हैं, 3 तो हमने देख ली थी। चौथे नंबर पर मैरी वर्रा है, अमेरिका की CEO जनरल मोटर्स, और जो आगे है क्रिस्टीना जॉर्जीवा 12th नंबर पर है, बुल्गारिया की, ये IMF की प्रबंध निदेशक हैं। उसके बाद है साई इंगवेन, ताइवान की जो राष्ट्रपति हैं। 33rd नंबर पर जेनेट येलन है, अमेरिका की, ये ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, वित्त मंत्री अमेरिका की। 40 नंबर पर है जेसिका ऑर्डर्न, न्यूजीलैंड की, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड की। 83rd नंबर पर हैं सना मारिन, फिनलैंड की प्रधानमंत्री हैं। 94th नंबर पर शियोमारो कास्त्रो हैं, होंडुरास की राष्ट्रपति। 95th नंबर पर सामिया सुलू हसन है, तंजानिया की राष्ट्रपति। तो इनके नाम याद रखिएगा, फोर्ब्स की टॉप 100 सूची में हैं। अब जानते हैं भारत की कौन कौन सी महिलाएं हैं। टोटल 6 महिलाओं ने इनमें जगह बनाई है। 36वें स्थान पर निर्मला सीतारमण इस वर्ष पर रही हैं, उन्होंने चौथी बार इसमें जगह बनाई है। 2021 में 37वें स्थान पर थी, 2020 में 41वें, 19 में 34वें स्थान पर थी, तो 37 से 36वें स्थान पर आ गई हैं 2022 में। HCL टेक की जो चेयरपर्सन है रोशनी नडार मल्होत्रा, इन्हें 53rd नंबर मिला है। सेबी के अध्यक्ष हैं माधवी पुरी बुश, ये 54th प्लेस पर रही है। सेल के अध्यक्ष हैं सोमा मंडल 67th प्लेस पर। बायोकॉन की संस्थापक हैं किरण मजूमदार 100, ये 77th प्लेस पाई हैं। तथा नायका की संस्थापक हैं CEO फाल्गुनी नायर, ठीक है, ये हैं 89th नंबर पर।
100 प्रेरक तथा प्रभावशाली महिलाओं की सूची जो BBC द्वारा जारी की जाती है। इसमें देखिए, इसे 2022 में जारी किया गया। इस वर्ष का जो संस्करण का थीम रहा वो प्रगति था। 10वां संस्करण रहा है इसका, और इसमें उन महिलाओं को संदर्भित किया गया जिन्हें हाल के महीनों में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सुर्खियां बटोरी हैं। और 4 भारतीय महिलाएं जैसे प्रियंका चोपड़ा, शीर्षा बांदला एरोनॉटिकल इंजीनियर है, स्नेहा जावले ये सामाजिक कार्यकर्ती हैं, और गीतांजलि श्री लेखिका हैं, इनको भी शामिल इसमें किया गया है। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2022 EIU जारी की गई है दिसंबर 2022 में। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा ये जारी की गई है। कौन सी रिपोर्ट है? वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग 2022। और इसमें क्या है? यह अर्धवार्षिक सर्वेक्षण है जो EIU द्वारा संचालित किया जाता है, और रिपोर्ट प्रतिवर्ष जून और दिसंबर माह में जारी की जाती है। तो यह इस बार की दिसंबर की है। अब इसमें देखते हैं वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार 172 जो शहर हैं इनको रैंकिंग दी गई है। इसके आधार पर देखा जाए, जो न्यूयॉर्क शहर है कीमतों के मामलों में आधार शहर के रूप में चिन्हित किया गया है, और सिंगापुर और न्यूयॉर्क रैंक 1 पर हैं, जिसमें रहने के लिए सबसे महंगे शहर रहे हैं सिंगापुर और न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क का फर्स्ट प्लेस रहा है। दमिश्क जो कि सीरिया का है, यह सबसे सस्ता शहर है, और 2022 में विश्व के किसी अन्य शहर की तुलना में उच्चतम जो मुद्रास्फीति दर है, माफ़ कीजिएगा, हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट, वो काराकस वेनेजुएला में 132% दर्ज की गई है। बेंगलुरु, चेन्नई और अहमदाबाद ये 3 हैं भारत के। ये सबसे सस्ते शीर्ष 10 शहरों में सूचीबद्ध इन्हें किया गया, बेंगलुरु, चेन्नई और अहमदाबाद। अब 172 शहरों की रैंकिंग में भारत के शहरों का स्थान देखिए। बेंगलुरु जो कि कर्नाटक का है, तमिलनाडु का चेन्नई है, और अहमदाबाद है। बेंगलुरु को 38 स्कोर मिला, 161 रैंक है। 37 स्कोर के साथ चेन्नई 164 रैंक पर है, 35, अहमदाबाद 165 स्कोर रहा है, याद रखिएगा। भारत GPAI का अध्यक्ष बन गया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी यह एक अंतर्राष्ट्रीय और बहुहितधारक पहल है, और इसमें संयुक्त राष्ट्र के बीच कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र को सहयोग जो बढ़ाने के लिए एक वैश्विक साझेदारी है, और आधिकारिक तौर पर 15 जून 2020 को इसे लॉन्च किया गया था। ये जो इसका सचिवालय है, इसकी स्थापना पेरिस स्थित जो OECD है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसमें की गई थी, जिसके 15 संस्थापक देश हैं। 14 देश देखिए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, भारत भी है इसमें, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, स्लोवेनिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका, और एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो कि यूरोपीय संघ भी इसमें शामिल है। और GPAI के सदस्यों की कुल संख्या 29 है। इसमें OECD GPAI में परमानेंट ऑब्जर्वर की भूमिका निभा रहा है, और दिसंबर 2020 में यूनेस्को भी यहाँ पर पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ था। अब याद करने वाली बात इसमें क्या है, ये देखते हैं। 21 से 22 नवंबर को रिपोर्ट आई है सबसे पहले, और तीसरा शिखर सम्मेलन टोक्यो जापान में इसका आयोजित किया गया था यह सम्मेलन, और यह एक प्रकार का सम्मेलन है। इस सम्मेलन में भारत ने अगले 1 वर्ष के लिए इसकी अध्यक्षता ग्रहण की है, और अध्यक्षता फ्रांस से ली है, ये याद रखिए। और इसमें देखते हैं, जो ये परिषद है एक मंत्री स्तरीय निकाय है जिसमें सभी सदस्य शामिल होते हैं। अब इसके शिखर सम्मेलन देखते हैं, तो जो पहला हुआ था 2020 में 3 से 4 दिसंबर को, वो कनाडा मॉन्ट्रियल में हुआ था। दूसरा हुआ था 11-12 नवंबर 2021 में पेरिस फ्रांस में, और नवंबर में जो हुआ है 2021-22 का टोक्यो जापान में। तो यहाँ तक हमने कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के हैं कंप्लीट किए हैं। कुछ सूचकांक भी देखे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे प्रश्न आएंगे पेपर में। एक बार अच्छे से आप इन वीडियोस को देख लीजिए, जो ट्रिक बना करके याद कर सकते हैं उनको वैसे याद कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और लोगों को शेयर कीजिए, जिससे इससे उन लोग को भी फ़ायदा हो। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप कोई भी कमेंट करना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट करके बताइए। अगली क्लास आपको जल्द ही मिल जाएगी, जिसमें आगे के करंट अफेयर कंप्लीट करा दिए जाएंगे। लगभग करंट अफेयर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। आप चाहें तो और वीडियो इस चैनल पर देख सकते हैं। इसके साथ साथ रिवीजन के लिए और भी क्लासेस आपको अपलोड कर दी गई हैं, वो भी आप इस चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।